Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भूमि कानून। आज के इस व्याख्यान 10 में मैं आपको बताऊंगी भूमि सुधार के लिए सिफारिशें, तकनीकी एकीकरण और नीति मूल्यांकन के बारे में। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान 9 में भूमि अधिकारों में उभरते मुद्दों के बारे में आपको बताया था। क्योंकि क्या-क्या हमारे यहाँ पे मुद्दे रहे हैं शुरू से, क्योंकि भारत जो है एक घनी आबादी वाला देश रहा है और यह एक कृषि प्रधान देश है जिसमें यह भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संपत्ति यहाँ पे मानी गई है और बहुत से हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी आजीविका इसी पर निर्भर करती है। तो किस तरह से इनके भूमि अधिकारों को यहाँ पे संरक्षण करना, उनके विवादों को यहाँ पे दूर करना, उनके जो ये मुद्दे यहाँ पे रहे हैं जो चले आ रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के बाद से, उसके पहले से, तो उसके लिए यहाँ पे क्या-क्या यहाँ पे नीतियाँ आई हैं, क्या-क्या यहाँ पे कार्यक्रम किए गए सरकार द्वारा और क्या-क्या हमारे अधिनियम हैं, उनके बारे में हमने जाना। आज के इस व्याख्यान 10 में मैं यहाँ पे आपको भूमि सुधार के लिए सिफारिशें, उनका जो तकनीकी एकीकरण है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगी। भारत में भूमि का प्रबंधन और विनियमन लंबे समय से अक्षमताओं, पुराने कानूनों और जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से ग्रस्त है। जैसे-जैसे भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता बढ़ाने के लिए भूमि कानूनों में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसमें भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, मौजूदा कानूनों और नीतियों का गंभीर मूल्यांकन करना और कानूनी सुधारों के लिए सिफारिशें तैयार करना शामिल है। इन क्षेत्रों को संबोधित करके हम भूमि अधिकारों में भविष्य के रुझानों और चुनौतियों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। सभी हितधारकों के लिए समान पहुंच और सतत विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। यह अन्वेषण भूमि कानूनों के विकास के लिए रणनीतिक दिशाओं को रेखांकित करना चाहता है, जिसका लक्ष्य उन्हें समकालीन जरूरतों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करना है। तो जो भारत में हमारे भूमि का प्रबंधन और विनियमन यहाँ पे लंबे समय से बहुत सारे हमारे पुराने कानूनों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, उसकी जो अक्षमताएं हैं, जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से हमेशा से ग्रस्त रहा है। पर जैसे-जैसे भारत ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया है, वहीं पारदर्शिता, दक्षता ये बढ़ाने के लिए भूमि कानूनों में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, मौजूदा कानूनों और नीतियों का मूल्यांकन करना और कानूनी सुधारों के लिए सिफारिशें तैयार करना शामिल है। क्योंकि इन क्षेत्रों को संबोधित करके हम भूमि अधिकारों में जो भविष्य के आने वाली चुनौतियों का बेहतर से यहाँ पे सामना कर सकते हैं, उन चुनौतियों से हम यहाँ उभर सकते हैं। सभी हितधारकों के लिए समान पहुँच, भूमिहीनों के लिए समान पहुँच और सतत विकास सुनिश्चित कर सकते हैं इस तरह से। तो यह जो अन्वेषण भूमि कानूनों के विकास के लिए यहाँ पे एक रणनीति दिशाओं को रेखांकित करता है, वहीं इसका लक्ष्य उन्हें समकालीन ज़रूरतों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित भी यहाँ पे करता है। अब मैं बताना चाहूँगी भारत में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की यात्रा। डिजिटलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने हर उद्योग को यहाँ पे बदल दिया है और रियल एस्टेट क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है। यह क्षेत्र के सभी पहलुओं में अचल संपत्ति को बदल रहा है। अचल संपत्ति क्षेत्र में भूमि एक कीमती वस्तु है जो प्रमुख लागत घटक के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास अचल संपत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक रजिस्टर है। भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अतीत में हमारे देश में अधिकांश भूमि रिकॉर्ड या तो कागजी रिकॉर्ड के माध्यम से होते थे, जिसमें सभी रहने वालों के नाम शामिल होते थे, या सीमाओं को चिन्हित करने वाले गांव के नक्शे शामिल होते थे।
तो यहाँ पे ये जो डिजिटलाइजेशन जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे हमारे उद्योगों में काफ़ी बदलाव आया है। रियल एस्टेट क्षेत्र इससे अछूते नहीं रहे हैं। यहाँ क्षेत्र के सभी पहलुओं में अचल संपत्ति को बदला जा रहा है, क्योंकि पहले हमारा जो भारतीय पंजीकृत अधिनियम 1908 यहाँ पे चला आ रहा है, उसके द्वारा अधिकांश भूमि रिकॉर्ड यहाँ पे कागजी उससे के माध्यम से हुए हैं, जिसमें सभी रहने वालों के नाम शामिल होते हैं और जो हमारी सीमाएं हैं उनको चिन्हित करने वाले गांव के नक्शे यहाँ पे शामिल रहे हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया है, यह आज के इस आधुनिकीकरण उसमें यहाँ पे जो इसने उद्योग को बदल दिया है, वह कहीं ना कहीं इन पहलुओं में अचल संपत्ति को बदलना, इसलिए यह एक रियल एस्टेट क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगी भारत में किस तरह से इन बड़ी चुनौतियों का यहाँ पे भूमि स्वामित्व के मुद्दों का यहाँ पे इनको सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती भूमि स्वामित्व का मुद्दा था, जिसके कारण संपत्ति विवाद हमेशा से बने रहे। एक को केवल मालिक माना गया था और जब तक साबित नहीं किया जाता है उसे निर्णायक मालिक नहीं माना जाएगा। इसलिए 80 के दशक के उत्तरार्ध में भूमि अभिलेखों की जांच के लिए उपलब्ध कराना भारत सरकार का उद्देश्य बन गया। इसे प्रभावी करने के लिए अगस्त 2008 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण राज्यों की जिम्मेदारी है। 12वीं योजना के अंत में 2017 तक 620 जिलों को यहाँ पे कवर करना था। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के कारण भारत की भूमि प्रबंधन प्रथाएं महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो रही हैं। यह कार्यक्रम पारदर्शिता में सुधार करता है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, नागरिकों को सशक्त बनाता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पुरातन कागज आधारित प्रणालियों को बदलकर चिकनी संपत्ति लेन देन और प्रभावी विवाद समाधान के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देता है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे शुरू से भारत में भूमि स्वामित्व का मुद्दा रहा है कि किसकी संपत्ति है, भूमि का मालिक कौन है, कौन उसे यहाँ पे उपयोग में ला सकता है, किराएदार के रूप में वहाँ पे उनके क्या अधिकार हैं। तो ये इस तरह के संपत्ति विवाद यहाँ पे हमेशा से यह एक बड़ा मुद्दा रहा है। एक को मालिक माना गया है वही, और जब तक साबित नहीं किया जाता उसे निर्णायक मालिक भी नहीं माना जाएगा। तो यह जब चीज़ें यहाँ पे रही तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यहाँ पे देखा गया और इसके लिए ही इसको दूर करने के उससे यहाँ पे अगस्त 2008 में भारत सरकार ने जो ये डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया, उसके तहत यहाँ पे बहुत सारे चेंज देखने को मिले, जैसे कि नागरिकों को इसके द्वारा सशक्त बनाया गया, पारदर्शिता में सुधार हुआ, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया। तो जो पहले से चली आ रही हमारी कागज आधारित प्रणालियाँ उनको यहाँ पे बदला गया। समाधान के माध्यम से आर्थिक विकास को यहाँ पे बहुत ही बढ़ावा मिला इस कार्यक्रम के द्वारा। और भारत में इसके इतिहास की अगर मैं बात करूं कि कैसे हमारे पहले जो अभिलेखों का इतिहास यहाँ पे रहा है, कितना उसका यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे नागरिकों पे, तो भारत में भूमि अभिलेखों का इतिहास भारतीय सभ्यता जितना पुराना माना जा सकता है। भूमि अभिलेखों का रखरखाव विकास की प्रक्रिया से गुजरा है, क्योंकि यह विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों और सामाजिक आर्थिक मजबूरियों से गुजरा है। भूमि प्रणाली को तैयार करने और बनाए रखने की वर्तमान प्रणाली की उत्पत्ति मुगल काल में और ब्रिटिश शासन के दौरान वैज्ञानिक रूप में हुई थी। इसके बाद किए गए सभी प्रयास काफ़ी हद तक नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जो मौजूदा कानूनों और नियमों के आधार पर नए मान्यता प्राप्त क्षेत्रों के साथ बड़े पैमाने पर संयुक्त हैं। समकालीन सामाजिक आर्थिक अनिवार्यताओं के लिए भूमि अभिलेखों का बहुत महत्व है और सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन की अनिवार्यता को पकड़ने के लिए उनके संशोधन और अद्यतन की भी आवश्यकता है। तो ये जो हमारे भूमि अभिलेखों का रख रखाव के विकास की प्रक्रिया जो यहाँ से गुजरी है, हमारे
मतलब पुराने भारतीय सभ्यता का जो हमारा इतिहास रहा है, यह जितना पुराना है उतना ही हमारा भूमि अभिलेख का भी इतिहास पुराना है। और इसने जो ये सारी आर्थिक सामाजिक मजबूरियों से यहाँ पे गुजरा है, तो इस भूमि प्रणाली को तैयार करने और बनाए रखने के लिए यहाँ पे मुगल काल में और ब्रिटिश शासन के द्वारा एक वैज्ञानिक रूप में हुई, क्योंकि इन प्रयासों के बाद काफ़ी हद तक जो है मौजूदा कानून और नियमों के आधार पर नए मान्यता प्राप्त क्षेत्रों के साथ बड़े पैमाने पर यहाँ पे संयुक्त किया गया। अब मैं बताना चाहूँगी कि भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने और सही करने की प्रणाली बहुत ही जटिल और विस्तृत है। भूकर मानचित्रों अर्थात भूमि पार्सल को दर्शाने वाले मानचित्र को निपटान और सर्वेक्षण कार्यों के माध्यम से हर 30 वर्षों में अद्यतन किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राज्यों ने किसी भी निपटान या सर्वेक्षण कार्यों का विकल्प नहीं चुना है। इसके परिणाम स्वरूप अभिलेखों के अद्यतन को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है और वे अब कब्जे और स्वामित्व से संबंधित जमीनी वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस स्थिति को अलग अलग समय पर विभिन्न मंचों पर पहचाना गया है। दिसंबर 1988 में राज्यों के राजस्व सचिवों के सम्मेलन में भूमि अभिलेखों की खराब स्थिति का संज्ञान लिया गया और तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की गई। पहली योजना अच्छे प्रशासन के आधार के रूप में भूमि अभिलेखों के उचित रखरखाव पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना था। दूसरी और तीसरी योजना में यही बात यहाँ पे दोहराई गई थी। तो यह जो हमारे भूमि अभिलेखों का अद्यतन है, यह शुरू से यहाँ पे जटिल भी रहा है और बड़ा ही विस्तृत है। अगर इसकी बात करें तो ये जितने भी हमारे स्वतंत्रता के बाद जो राज्य रहे हैं, उन्होंने किसी भी निपटान या सर्वेक्षण कार्यों का विकल्प नहीं चुना है। तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या देखा गया कि जो ये अभिलेखों के अद्यतन को काफ़ी हद तक यहाँ पे नुकसान पहुँचा और वे अब कब्जे और स्वामित्व से संबंधित जमीनी वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो इस स्थिति को यहाँ पे अलग अलग समय पर विभिन्न मंचों पर पहचाना गया है, क्योंकि दिसंबर 1988 में राज्यों के राजस्व सचिवों के सम्मेलन में इस चीज़ का यहाँ पे संज्ञान किया गया और तत्काल कार्रवाई की सिफारिश भी यहाँ की गई। उसके तहत यहाँ पे कुछ योजनाएं भी लाई गई जो अच्छे प्रशासन के आधार रूप में भूमि अभिलेखों के उचित रखरखाव पर केंद्रित थी, जिनका यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य ही यह था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन करना। और वहीं इस दूसरी और तीसरी चरण में भी योजना में भी उसको दोहराया गया कि इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ पे इसको यहाँ पे किस उद्देश्य से यहाँ पे लाया गया और क्या क्या कार्रवाई यहाँ पे करनी चाहिए। छठी योजना में 1980 से 1985 तक भूमि अभिलेखों के अद्यतन और पूरा होने की भविष्यवाणी की गई थी। सातवीं योजना अद्यतन और सटीक भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता पर केंद्रित थी। सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार भूमि रिकॉर्ड सभी भूमि सुधार उपायों के लिए आधार बनाते हैं और इसलिए सभी राज्यों में भूमि अभिलेखों का नियमित आवधिक अद्यतन आवश्यक है। आठवीं और नौवीं योजना में राष्ट्रीय भूमि सुधार नीतियों के सभी 5 वर्षीय सिद्धांतों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें कहा गया है कि किसी भी भूमि सुधार नीति को सफलतापूर्वक लागू करने से पहले भूमि अभिलेखों की योजना और रखरखाव एक शर्त है। इसलिए भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण को सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है, खासकर अगर हमें भारत के संविधान के 73वें संशोधन में उल्लिखित विकेंद्रीकृत योजना और प्रशासन के लक्ष्य को महसूस करना है। तो हमारे यहाँ छठी योजना में इस भूमि अभिलेखों के अद्यतन की यहाँ पे भविष्यवाणी की गई। साथ ही सातवीं योजना में यहाँ पे भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया और इसी के अनुसार यहाँ पे जो भूमि रिकॉर्ड के दस्तावेज हैं, सभी भूमि उधार उपायों के लिए जो यहाँ पे आधार बनाए गए, सभी राज्यों में भूमि अभिलेखों का यहाँ पे नियमन किया गया कि इसके आवधिक अद्यतन यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है। वहीं 8वीं और 9वीं योजना में राष्ट्रीय भूमि सुधार
सुधार नीतियां यहाँ पे देखी गई, जो हमारी पंचवर्षीय सिद्धांतों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित यहाँ पे किया गया। वहीं हमारे जो सुधार नीति की सफलतापूर्वक यहाँ पे लागू करने के लिए भूमि अभिलेखों की योजना और रखरखाव की भी शर्त यहाँ पे रखी गई। तो यहाँ पे देखा गया कि भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण को सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह एक आवश्यक कदम यहाँ पे माना गया हमारी 8वीं और 9वीं योजना में। अब मैं बताना चाहूँगी भारत में भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुकदमे में बाजी को कम करने के लिए सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे ये है हमारे डिजिटलीकरण की आवश्यकता का कि मुकदमेबाजी को ये यहाँ पे कम करेगा, भूमि विवाद यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि भूमि संबंधी विवादों में भारत में लंबित अदालती मामलों का एक बड़ा हिस्सा है, जिन्हें हल करने में लंबा समय और लागत लगती है। एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली सरकार द्वारा समर्थित स्पष्ट और सुरक्षित स्वामित्व अधिकार प्रदान करके ऐसे विवादों के दायरे और आवृत्ति को कम कर सकती है। जैसा कि यहाँ पे देखा भी गया है कि हमारे जो हैं भूमि अधिकारों को लेके बहुत सारे भूमि विवाद यहाँ पे रहे हैं। भूमि विवादों में ज़्यादातर उसके उपयोग करने, उसके शीर्षक पे, सीमाओं पे, इस तरह को उस चीज़ों को लेके यहाँ पे पक्षों में बहुत ही मतभेद रहा है, उनमें विवाद रहा है। और उसका सबसे प्रमुख कारण वहाँ पे छानबीन ना करना, दूसरे की बात पे विश्वास करना, ऑफिस रिकॉर्ड का ना होना, डिजिटलाइजेशन का ना होना। तो वो इस तरह के जो विवाद थे वहाँ पे अब जो हमारे न्यायालय हैं उनको यहाँ पे बहुत सारे मामलों को लंबे समय तक यहाँ पे चलते रहे और मतलब उसको डिसीजन देने में, उसको वहाँ पे आदेश जारी करने में जो समय लगता था वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में बाधा डालता था। तो यह एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली द्वारा समर्थित स्पष्ट और सुरक्षित स्वामित्व अधिकार प्रदान करके यहाँ पे ऐसे विवादों के दायरे और आवृत्ति को कम कर सकती है, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ये अधिकारों की बात होती है, स्वामित्व की बात होती है, तो जब वो डिजिटलाइज्ड यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा तो कोई भी घर बैठे इंसान उस चीज़ को वहाँ पे देख सकता है कि ये उसकी भूमि का यहाँ पे ये मालिक है या नहीं है, यह भूमि जो है ऑफिशियली उस चीज़ को पास किया गया है। तो इस तरह की दिक्कतों का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं वो जाते तो हैं ऑफिस में, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी उनको अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो डिजिटलाइजेशन की यहाँ पे यह एक प्रमुख आवश्यकता है। वहीं दूसरी आवश्यकता यहाँ पे पारदर्शिता में सुधार है। भारत में भूमि रिकॉर्ड अक्सर गलत, पुराने और सरकार के विभिन्न विभागों एवं स्तरों में खंडित होते हैं। एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज करके और उन्हें स्थानिक डाटा और अन्य डाटाबेस जैसे आधार कर, रिकॉर्ड आदि से जोड़कर उनकी गुणवत्ता और पहुंच में सुधार कर सकती है। तो इस तरह से पारदर्शिता में भी सुधार आएगा, क्योंकि जब जो हमारे भारत में भूमि रिकॉर्ड अक्सर पुराने, देखो कागजी कार्रवाई है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है अचानक से गायब भी हो जाती हैं सरकार के दफ्तरों से। तो ये जो हमारे विभिन्न विभागों और स्तरों में खंडित है, तो उससे भी यहाँ पे जो है ये समस्याएं देखी गई हैं। तो एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली हमारे भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज करके और उन्हें स्थानिक डाटा और डाटाबेस जैसे आधार पर उस रिकॉर्ड आदि को जोड़कर उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में यहाँ पे एक अहम कदम यहाँ पे लाया जा सकता है। तो डिजिटलाइजेशन की यह भी एक हमारी दूसरी आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि सब लोग वहाँ पे इस प्रणाली के द्वारा जो यहाँ पे डिजिटाइज किया गया है हमारे भूमि अभिलेखों को, तो वहाँ पे वो जो डाटाबेस हो जाएगा तो लोग उससे अपने रिकॉर्ड को, किसी का भी उनको जानना हो तो वहाँ पे पारदर्शिता इस चीज़ में अहम भूमिका निभाएगी। विकास को बढ़ावा देने के लिए तीसरा प्रमुख कारण यहाँ पे ये है कि भूमि एक मूल्यवान संपत्ति है जो निवेश को आकर्षित कर सकती है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सकती है और विकास को बढ़ावा दे सकती है। एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली लेन देन लागत, जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करके भूमि बाजारों और लेन देन के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है।
यह भूस्वामियों को संपार्श्विक के रूप में अपने भूमि शीर्षक का उपयोग करके क्रेडिट, बीमा और बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बना सकता है। तो विकास को यहाँ पे बढ़ावा भी मिलता है, क्योंकि जब इस तरह के औद्योगिकरण को यहाँ पे बढ़ावा, क्योंकि देखो भूमि हमेशा से एक महत्वपूर्ण संपत्ति रही है जो हमेशा निवेश को यहाँ पे आकर्षित भी करती है, औद्योगिकरण को बढ़ावा भी देती है। तो एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का यहाँ पे उस लेन देन लागत, उन अनिश्चितताओं को कम करना, भूमि बाजारों और लेन देन के लिए उसका अनुकूल वातावरण यहाँ पे अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जा सकता है। और यह भूस्वामियों को संपार्श्विक के रूप में अपने भूमि शीर्षक का उपयोग करके उसकी बीमा, उसके बाजारों तक पहुंचने में उसको सक्षम बनाता है। वहीं चौथा जो कारण यहाँ पे रहा है वो है समानता सुनिश्चित करने के लिए। एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली भूमि सुधारों के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकती है, जिसका उद्देश्य समाज के भूमिहीन और हाशिए के वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना है। यह महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों को उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देकर और भूमि संबंधी सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाकर भी सशक्त बना सकता है। तो यह जो भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली हमारी भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को जो समर्थन इसके द्वारा मिला है और जिसका यहाँ पे उद्देश्य ही समाज के भूमिहीन वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना है। तो इस डिजिटलाइजेशन तकनीकी के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जो महिलाएं हैं, जो अन्य कमज़ोर समूहों के लोग हैं, उनके भूमि अधिकारों को यहाँ पे मान्यता देकर भूमि संबंधी सेवाओं तक उनकी पहुँच को बढ़ाकर यह सशक्त बना सकती है। अब मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से जो जुड़ी चुनौतियाँ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख यहाँ पे है डाटा माइग्रेशन। देखो जहाँ पे हमारे इस डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे हैं, वहीं पे साथ के साथ इसकी चुनौतियों का भी यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कागज़ आधारित या पुराने डिजिटल सिस्टम से आधुनिक प्लेटफॉर्म पर जाना जटिल और समय लेने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डाटा माइग्रेशन होना एक बड़ी चुनौती है। जो कागज़ पे आधारित जो हमारे दस्तावेज यहाँ पे रहे हैं पुराने डिजिटल सिस्टम से एक नए प्लेटफॉर्म पे, वो भी आधुनिक प्लेटफॉर्म पर जाना, यह एक समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं डाटा सटीकता का होना कानूनी विवादों से बचने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड की शुद्धता और अखंडता सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार यहाँ पे देखा गया ऐसा नहीं है कि कागज़ों के द्वारा ही यहाँ पे जो है हेरा फेरी होती है या कुछ। आजकल तो इतना ज़्यादा ये जो आधुनिकीकरण हमारे जब से आया है, तो वहाँ पे हमारे जो डिजिटाइजेशन, इससे भी लोगों को बहुत ही यहाँ पे धोखा मिला है। तो इस तरह के जो डिजिटल रिकॉर्ड है उसकी शुद्धता और अखंडता को सुनिश्चित करना भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं यहाँ पे जो तीसरी बड़ी चुनौती है वो है गोपनीयता और सुरक्षा। संवेदनशील भूमि और व्यक्तिगत डाटा को अनधिकृत पहुंच या उल्लंघनों से बचाना भी बहुत ही आवश्यक है। उसको गोपनीय रखना, उसको वहाँ पे सुरक्षा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी और जो उस चीज़ का एक्सेस कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, तो क्या फेरबदल वहाँ पे किया जाए। आजकल सब लोग मतलब ऐसा वो कर देते हैं कि सामने वाले को ये पता ही नहीं लगता कि उसके साथ फ्रॉड भी हो गया है। आपको एक वहाँ पे OTP आता है और उस OTP के द्वारा आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल गोपनीय मतलब जो आपकी वो है वो दूसरे के पास चली जाती हैं। तो इस तरह भी इन उल्लंघनों से बचना भी यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है। इंटरऑपरेबिलिटी विभिन्न प्रणालियों को सहज डाटा विनिमय और सहयोग के लिए संगत बनाना मुश्किल हो सकता है। वहीं हमारे कानूनी ढांचे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो डिजिटल लेन देन को समायोजित करने और डिजिटल रिकॉर्ड की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का अद्यतन करना आवश्यक है। क्योंकि जो हमारी न्यायिक प्रणाली है वो भी, उसका भी यहाँ पे बदलना, उसको भी यहाँ पे जो डिजिटल फ्रॉड यहाँ पे होते हैं और जो भी ये डिजिटल लेन देन को यहाँ पे समायोजित किया जाता है, तो उसकी वैधता को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का भी अद्यतन उतना ही आवश्यक है। अब मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज करने और भूमि प्रशासन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम।
तो इन भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज करना और भूमि प्रशासन के सुधार में सरकार ने बहुत सारे कदम यहाँ पे उठाए हैं, ताकि इसका जो प्रभाव है वो सही दिशा में मतलब रहे, ऐसा उसका कोई फ़ायदा ना उठा पाए यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं सरकार द्वारा उसके सुधार के लिए, जैसे कि उनमें सबसे प्रमुख है यहाँ पे राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। वहीं दूसरा हमारा यहाँ पे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज नोंदनी प्रणाली, स्वामित्व योजना और आधार के साथ एकीकरण। तो ये भूमि प्रशासन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम यहाँ पे देखे गए हैं, जिनमें से मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में। सरकार भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने और भूमि राजस्व को मजबूत करने और भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के कार्य के लिए 2 केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के साथ आई, क्रमशः 1987, 1988 और 1999 की अवधि के बीच भूमि अभिलेखों को मजबूत करना और भूमि अभिलेखों का अद्यतन और बाद की अवधि में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई 2 केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाएं थी। 2008 में एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि संसाधन विभाग के साथ इन 2 योजनाओं के विलय को मंजूरी दे दी और राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना के साथ डिजिटल इंडिया के तहत आए। यह योजना वर्ष 16 में लागू हुई और इसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स माइनाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये जो सरकार भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने और उसको मजबूत बनाने और उसके कंप्यूटरीकरण के लिए जो यहाँ पे कार्य किए गए, वो यहाँ पे हमने 1987 और 1999 की अवधि के बीच हमें यहाँ देखने को मिले, जिसमें इन भूमि अभिलेखों को मजबूत करना, उनका अद्यतन करना, उनका कंप्यूटरीकरण सरकार द्वारा हमने देखा। जो बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे बनाई गई। 2008 में एक बैठक में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पे भूमि संसाधन विभाग के साथ इन 2 योजनाओं के विलय को मंजूरी भी यहाँ पे दी और वहीं पे साथ ही साथ राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना के साथ यहाँ पे डिजिटल इंडिया के तहत हुआ। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के यहाँ पे क्या क्या उद्देश्य रहे, क्या क्या यहाँ पे प्रावधान है, क्या क्या यहाँ पे गतिविधियाँ हैं। तो इसमें हमारा जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वह भूमि अभिलेखों और पंजीकरण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है। यह यहाँ पे हमारा इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है कि जो हमारी पंजीकरण प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे और जो हमारे भूमि अभिलेख हैं उनको यहाँ पे आधुनिकीकरण प्रदान करना, डिजिटाइजेशन की तरफ इसको ले जाना। तो जो पहले के हमारे कागजी कार्रवाई होती थी उसको यहाँ पे आधुनिकीकरण द्वारा अब किया जाए। भूकर मानचित्रों का डिजिटाइजिंग, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित करना, इसके लिए यहाँ पे अति आवश्यक है, क्योंकि ये सब होंगे तभी यहाँ पे जो हमारी पंजीकरण प्रक्रियाएं हैं वो आधुनिकीकृत हो पाएंगी। इसमें NLRMP 2008 में भी ये जो डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और विवाद में कमी के लिए आधार तैयार किया गया इसके द्वारा। वहीं हमारे DILRMP 2015 में भी व्यापक भूमि सूचना प्रबंधन पर ध्यान दिया गया और इसका भी उद्देश्य DILMRMP का लक्ष्य यहाँ पे भूमि प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, लेन देन की सुविधा प्रदान करना और विवादों को कम करना। यह यहाँ पे इसका प्रमुख लक्ष्य रहा कि जो भूमि प्रशासन है उसको सुव्यवस्थित यहाँ पे किया जाए, हमारी न्यायिक प्रणाली को यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए और वो इस तरह के जितने भी आधुनिकीकरण कार्यक्रम हैं इनको यहाँ पे जो है विनियमित यहाँ पे किया गया। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का जो डिजिटलीकरण का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे देखा गया वो भूमि स्वामित्व और लेन देन के पाठ्य और स्थानिक रिकॉर्ड जैसे बिक्री कार्य, विरासत रिकॉर्ड, बंधक और पट्टे के दस्तावेज, भूकर मानचित्र आदि को डिजिटाइज और अद्यतन करना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि कौन
भूमि का मालिक है, उसके जो लेन देन के यहाँ पे जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी स्थानिक रिकॉर्ड हैं, कोई भी इस तरह के बिक्री कार्य, कोई विरासत रिकॉर्ड है, कोई मोर्टगेज बंधक पे दी गई भूमि है या पट्टे के दस्तावेज हैं, और ये जो भूखर मानचित्र है, इन सबको डिजिटाइज और अद्यतन करना। ये रिकॉर्ड जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा और नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। यह भूमि डाटा में त्रुटियों, विसंगतियों और अंतराल को कम करने और उन्हें अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने में मदद करता है, क्योंकि इनका अपडेट होना भी यहाँ पे अति आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड जो है जनता तक ऑनलाइन उपलब्ध कराना ही नहीं, उसको नियमित रूप से अपडेट करना भी उतना ही अनिवार्य है। और यह जो भूमि डाटा में कई बार एक टेक्निकली जो त्रुटियां यहाँ पे आ जाती हैं, तकनीकी त्रुटियां, और उनकी जो यहाँ पे अंतराल को कम करने, उन विसंगतियों को कम करने और उन्हें अधिक विश्वसनीय और पारदर्शिता लाने में यहाँ पे मदद करता है। DILRMP का उद्देश्य शीर्षक गारंटी के साथ निर्णायक भूमि शीर्षक प्रणाली को लागू करना है, जिसका अर्थ है कि भूमि रिकॉर्ड भूमि के स्वामित्व का एक निर्णायक प्रमाण प्रदान करते हैं और सरकार द्वारा समर्थित हैं। तो यहाँ पे इसका यह भी एक उद्देश्य है कि जो शीर्षक गारंटी के साथ यहाँ पे जो निर्णायक भूमि शीर्षक प्रणाली यहाँ पे एक लागू की जाए, जो कि यहाँ पे भूमि रिकॉर्ड भूमि के स्वामित्व का यहाँ पे निर्णायक प्रमाण प्रदान कर सके और सरकार द्वारा यहाँ पे उसको समर्थन मिले। शीर्षक धारक को अन्य दावेदारों द्वारा किसी भी चुनौती या विवाद से संरक्षित किया जाता है और शीर्षक में किसी भी दोष से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के मामले में सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। यह भूमि संबंधी विवादों और धोखाधड़ी के दायरे और आवृत्ति को कम करने में मदद करता है, जो भारत में लंबित अदालती मामलों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो जो शीर्षक धारक को जो अन्य दावेदार यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उनके द्वारा जो चुनौतियाँ यहाँ पे उनको दी जाती है, जो विवाद यहाँ पे होते हैं, उनको यहाँ पे संरक्षण मिलता है और शीर्षक में किसी भी दोष से उत्पन्न होने वाले जो नुकसान के मामले सरकार द्वारा यहाँ पे उनको क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। यह भूमि संबंधी जितने भी विवाद यहाँ पे रहे और धोखाधड़ी के जो दायरे यहाँ पे हैं, उनको कम करने में मदद करता है। तो भारत में लंबित अदालती मामलों का यह जो शुरू से एक बड़ा हिस्सा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह डिजिटाइजेशन इस धोखाधड़ी के दायरे, इन भूमि संबंधी विवादों को कम करने में जो है हमारी अदालतों की मदद करेगा। DILRMP का जो यहाँ पे प्रमुख विकास और वृद्धि को बढ़ावा दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो उद्देश्य अभी हमने पहले भी जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका प्रमुख उद्देश्य लेन देन, लागत, जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करके भूमि बाजारों और लेन देन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। तभी यहाँ पे विकास जो है हो पाएगा हमारा। और यहाँ पे जो है इसका जो उद्देश्य ये रहा है कि जितने भी जोखिम, जो भी ये यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, उन अनिश्चितताओं को कम करके भूमि बाजारों और लेन देन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना यहाँ पे इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह भूस्वामियों को संपार्श्विक के रूप में अपने भूमि शीर्षक का उपयोग करके क्रेडिट, बीमा और बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो जितने भी हमारे भूस्वामियों का संपार्श्विक रूप में यहाँ पे भूमि शीर्षक का उपयोग करके जो उनको क्रेडिट मिलता है, उनका जो बीमा और बाजारों तक एक समान पहुंच में उनको यहाँ पे सक्षम बनाता है। न सिर्फ भूस्वामियों को, निवेशकों को यहाँ पे उनका भी यहाँ पे जो है देखा गया है कि उनको भी यहाँ सक्षम बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। यह निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और कृषि, बुनियादी ढांचे, आवास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। वहीं साथ ही साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, कृषि बुनियादी ढांचे को यहाँ पे देखना, आवास जैसी विभिन्न जो समस्याएं हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में मदद की गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है इसको प्राप्त करने में इसका जो है इन्होंने एक अनुकूल वातावरण यहाँ पे जो बनाया है, उससे काफ़ी यहाँ पे विकास देखने को मिला है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी DILRMP का इक्विटी और सशक्तिकरण जो यहाँ पे सुनिश्चित किया गया, उसका यहाँ पे जो इस चीज़ से यहाँ पे फ़ायदा मिला
तो उस DILRMP का जो उद्देश्य भूमि सुधारों के कार्यवान का समर्थन करना है, जिसका उद्देश्य समाज के भूमिहीन और हाशिए वाले वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना है। तो इसका एक उद्देश्य यहाँ पे यह भी है कि जो भूमि सुधारों के कार्यवान का उनको यहाँ पे समर्थन देना, और इसका यहाँ पे और एक उद्देश्य है कि जो समाज के भूमिहीन और जो वैसे लोग हैं हाशिए वाले वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण किया जाए। यह महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों को उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देकर और भूमि संबंधी सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाकर सशक्त बनाता है। यह उनकी आजीविका, गरिमा और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये हमारा ये कार्यक्रम है, ये जो हमारा DILRMP का जो यहाँ पे उद्देश्य है, इसका सिर्फ यहाँ पे उद्देश्य समाज के भूमिहीन और हाशिए वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना है, नहीं। यहाँ पे वह साथ ही साथ महिलाओं और जितने भी हमारे कमज़ोर समूह हैं, जो भी हमारे जनजाति या आदिवासी लोग हैं, उनकी भूमि अधिकारों को यहाँ पे मान्यता देकर उन तक भूमि संबंधी सेवाओं को पहुँचाकर यहाँ पे उनको सशक्त बनाना भी है, और यह उनकी आजीविका, गरिमा और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद भी करता है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदनी प्रणाली के बारे में। दस्तावेज पंजीकरण और सत्यापन के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मंच के रूप में 2019 में यहाँ पे पेश किया गया। इस राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदनी प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था, जिनमें मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, सत्यापन, कम कागजी कार्रवाई यहाँ पे देखी गई, क्योंकि इसकी यहाँ पे प्रमुख विशेषता ही यह रही कि जो पहले हम कागजी कार्रवाई यहाँ पे करते थे पंजीकरण कराने के लिए, सत्यापन के लिए उसके, तो वो चीज़ अब यहाँ पे ई रिकॉर्ड्स के माध्यम से, ई सिग्नेचर के माध्यम से उस सत्यापन और उस जो कागजी कार्रवाई यहाँ पे पहले की जाती थी उसको यहाँ पे कम किया गया। और वहीं पे इससे जो लाभ मिला है वो यह कि भूमि प्रशासन में पारदर्शिता का लाभ देखने को मिला, उसकी दक्षता और जवाबदेही में यहाँ पे वृद्धि हुई, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे डिजिटलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे, तो भूमि प्रशासन में हमेशा पारदर्शिता बनी रहेगी। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी स्वामित्व योजना के बारे में। यह योजना 2020 में लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण बसे हुए भूमि पार्सल का सर्वेक्षण करना है। तो यह स्वामित्व योजना यहाँ पे 2020 में यहाँ पे लाई गई, और जिसका उद्देश्य यहाँ पे इस ड्रोन तकनीक के उपयोग के माध्यम से जो ग्रामीण बसे हुए भूमि पार्सल है उसका सर्वेक्षण करना, और यहाँ पे जो इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे रहा वो कार्यकाल सुरक्षा और सेवाओं तक पहुँच के लिए ग्रामीण भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। तो ये इससे भी जो है ये योजना यहाँ पे इस डिजिटलाइजेशन में एक इसने अहम भूमिका निभाई कि जितने भी हमारे ग्रामीण भूस्वामी हैं उनका यहाँ पे एक संपत्ति कार्ड जारी किया गया, ताकि उन तक ये कार्यकाल सुरक्षा और सेवाओं तक जो है उनको पहुँच मिल सके। पारंपरिक सर्वेक्षण चुनौतियों को दूर करने के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया, वहीं विवादों में इससे कमी देखी गई। भूमि शासन और ग्रामीण विकास योजना यहाँ पे हुई। तो ये हमारी 2020 में स्वामित्व योजना लॉन्च की गई इस उद्देश्य के साथ। आधार के साथ इसका एकीकरण, प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए आधार के साथ भूमि अभिलेखों का एकीकरण भी अति आवश्यक है, क्योंकि इससे जो बढ़ी हुई सुरक्षा, कम धोखाधड़ी, संपत्ति लेन देन में कागजी कार्रवाई को कम किया गया, उसमें यहाँ पे कमी देखी गई। और संपत्ति के मालिक लेन देन के दौरान बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करके पहचान प्रमाणित करते हैं। वहीं भूमि प्रशासन में इसका जो है पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा भी यहाँ पे मिला। तो ये जो हमारा इसका सत्यापन के आधार से जो हमें इससे सुरक्षा मिली,
यहाँ पे कम धोखाधड़ी के जो है मामले सामने आए, संपत्ति लेन में कागजी कार्रवाई को यहाँ पे जो कम कर दिया गया इसके द्वारा। तो इससे भूमि प्रशासन में पारदर्शिता भी यहाँ पे देखी गई और यहाँ पे दक्षता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिला। अब मैं बताना चाहूँगी भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की कमी, यह एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे देखी गई। भूमि जो है वो राज्य का विषय है। हर राज्य के पास अधिकार है कि वह अपने राज्य में भूमि से संबंधित कानून बना सकते हैं। तो ये जो DILRMP का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा और सहयोग पर निर्भर करता है। अगर वो इसे वहाँ पे लागू करना चाहेंगे तभी यह जो है इस तरह की उनको चुनौतियों को दूर कर सकता है। और अगर वो नहीं लाएंगे तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर राज्य के पास यहाँ पे अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा, जो 7वीं सूची में राज्य को जो ये हमारी 18वीं अनुसूची में दिया गया है कि भाई वो भूमि से संबंधित कोई भी कानून बना सकते हैं। इसीलिए हर राज्यों में एक अलग अलग भूमि कानून है। कोई भी एक मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस पे सिर्फ एक ही कानून जो है वो लागू होगा या उसको नियंत्रित करेगा। उसके लिए हमारे यहाँ पे हर राज्य में विभिन्न कानून हैं जो भूमि अधिकारों को विनियमित करते हैं, क्योंकि यह एक रातों रात प्रक्रिया नहीं है कि कोई एक ऐसा उन्होंने अधिनियम बना दिया। नहीं, इसका एक इतिहास शुरू से हमारा बड़ा, इसकी यात्रा लंबी रही है, जो कि सामाजिक और आर्थिक उससे इसका ढांचा जो है तैयार होता रहा है, आकार लेता रहा है। हालांकि कुछ राज्य राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी या तकनीकी बाधाओं जैसे विभिन्न कारणों से DILRMP को अपनाने के लिए अनिच्छुक या धीमे हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनका काम यहाँ पे बढ़ जाएगा, उसको कौन यहाँ पे देखेगा, कानूनी सेवाएं और तकनीकियों में बाधाएं आएंगी। तो वो इस तरह के जो प्रोग्राम है, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, उनको अपनाने में राज्य ने जो है अपनी अनिच्छा यहाँ पे दिखाई। राज्यों के बीच समन्वय और मानकीकरण की भी कमी है। ये मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो ये उन दोनों के राज्य सरकारों के बीच में यहाँ पे सहयोग नहीं है, वहीं पे उनका जो इस चीज़ को लेके अनिच्छा यहाँ पे जाहिर करना, तो ये उनके बीच के समन्वय और मानकीकरण की भी यहाँ पे इससे एक कमी देखी गई। अपर्याप्त संसाधन और क्षमता, यह भी एक यहाँ पे चुनौती देखी गई, क्योंकि DILRMP को देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के विशाल कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय, मानव और तकनीकी संसाधनों और क्षमता की आवश्यकता है। हालांकि कार्यवान के विभिन्न स्तरों पर धन, कर्मचारियों, उपकरणों और बुनियादी ढांचों की भी कमी है। भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उपयोग पर संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की भी यहाँ पे आवश्यकता है। तो यहाँ पे यह भी एक हमारे सामने दूसरी चुनौती रही है कि अपर्याप्त संसाधन, रिकॉर्ड करने के लिए जो उपकरण यहाँ पे होने चाहिए, जो बुनियादी ढांचे हैं, जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पे एक इतना उस चीज़ को उसमें प्रशिक्षित नहीं है, ज्ञान नहीं है उस चीज़ को लेके, क्योंकि पहले कागजी कार्रवाई यहाँ पे होती थी। अब एकदम से इसको डिजिटाइजेशन में माइग्रेट करना, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जो है इसमें जो है मतलब उनको सबको नहीं आता है ये कंप्यूटर चलाना या कुछ वहाँ पे फीड करना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसके उसमें बाधक रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी है, उनके उपकरणों के उपयोग पर जो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की भी यहाँ पे आवश्यकता है। तीसरी बड़ी चुनौती यहाँ पे है कि हितधारकों के बीच जागरूकता और भागीदारी की कमी। ये तो हमने देखा कि वहाँ पे कर्मचारियों के उसमें प्रौद्योगिकीकरण में या उपकरणों के उसमें हमने कमी देखी। अब यहाँ पे क्या है कि DILRMP को विभिन्न हितधारकों जैसे कि भूस्वामियों, खरीदारों, विक्रेताओं, किराएदारों, बिचौलियों आदि की सक्रिय भागीदारी और भागीदारी की आवश्यकता होती है, जो भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में बदलाव से सीधे प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे इनको भी जागरूक करना उतना ही आवश्यक है जितना उन लोगों को वहाँ पे शिक्षित करना। जो भी हमारे भूस्वामी हैं, जो भी हमारे यहाँ पे खरीदार हैं, किराएदार हैं, जो बिचौलिए हैं,
ये सभी यहाँ पे सक्रिय भागीदारी की इनकी आवश्यकता होती है। अब अगर इनको ही यहाँ पे जागरूक नहीं किया गया या इन्होंने ही अपनी यहाँ पे अनिच्छा व्यक्त की, तो जो ये भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में बदलाव जो है वो थोड़ा-सा उसका उस पे असर पड़ेगा। क्योंकि यह कहीं न कहीं उनकी भागीदारी की कमी, उनको इस चीज़ के बारे में पता ना होना, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो वहाँ पे डाटा को देख सकते हैं, कैसे जो ई-रिकॉर्ड्स हैं उसके द्वारा मतलब उनको एक संतोषजनक वहाँ पे वो मिल सकता है। तो वो क्योंकि जल्दी से जो हमारा पहले का ये सब चला आ रहा है कागज़ी कार्रवाई, वो कहीं न कहीं देखिए दिक्कत तो देगी। लोगों की एक मान्यता एक वो बना हुआ है उनके मन में कि ये जो चीज़ें हैं भाई हमारे तो बस में नहीं है। वो सब यही कहते हैं ना कि हमें नहीं आता, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो सब यही कहते हैं कि अरे ये आजकल के बच्चे ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो उनके लिए यहाँ पे कहीं न कहीं दिक्कत रहेगी कि वो इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे, उसका एक्सेस यहाँ पे उनको नहीं मिल पाएगा। हालाँकि DILRMP के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में उनके बीच जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी भी यहाँ पे देखी गई। क्योंकि जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा कि आपका ये फ़ायदा हो सकता है। आजकल क्या है, अब अगर हम ये तो ई-रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं कि डिजिटाइज़ेशन, एक जो डाटा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाए, संपत्ति से संबंधित, भूमि से संबंधित जो क्षेत्र है उनका जो सर्वेक्षण करके यहाँ पे औसतन वो बताया जाए। तो ये जो चीज़ें पहले कागज़ी कार्रवाई थी, अब इसको बस इसके लिए यहाँ पे सिफ़ारिश की जा रही है कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रमों द्वारा लोगों में जागरूकता बनाई जाए, तो वो यहाँ पे काफ़ी लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए उनका जागरूक होना और उनकी भागीदारी का होना अति आवश्यक है। राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ये तो हमने देखा कि इसके क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अगर यह डिजिटाइज़ेशन आ गया तो कहीं न कहीं जो आगे चल के यहाँ पे चीज़ें सही हो जाएँगी, सुव्यवस्थित हो जाएँगी, तो उसका भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो केंद्र और राज्य सरकारों को यहाँ पे DILRMP के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तभी इनके बीच में जो ये समन्वय होगा और जो इनका जो सहयोग बढ़ेगा, तो उससे कहीं न कहीं ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो केंद्र और राज्य सरकारों का आपसी सहमति, आपसी उनके बीच में समन्वय होना और इन चुनौतियों को और मुद्दों को दूर करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। उन्हें राज्यों में भूमि कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करने और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो जो उन्होंने यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हमेशा से ये चला आ रहा है कि हर राज्य का एक अपना कानून है भूमि से संबंधित, और जो उन्होंने अनिच्छा यहाँ पे जाहिर की है कि कैसे होगा, कैसे उस डाटा को किया जाएगा हैंडल, और उस सब को लेके जो उन्होंने अनिच्छा यहाँ पे जाहिर की, तो कहीं न कहीं अगर वो जो राज्य हैं उनमें इस तरह के भूमि कानून, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सामंजस्य अगर स्थापित करना है, उसको सुव्यवस्थित करना है, तभी इस तरह के जो है उनको सहयोग मिलेगा और इस तरह से हम डिजिटाइज़ेशन में सारी चीज़ों को यहाँ पे परिवर्तित कर देंगे। उन्हें DILRMP की सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को आपस में साझा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इन प्रथाओं और अनुभवों को वो आपस में साझा नहीं करेंगे, तब तक उनके मन में जो है वो भय बना रहेगा कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कौन इसको मतलब देखेगा, कैसे ये किया जाएगा। तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले देखो सबके मन में ये वो आता है संशय कहीं न कहीं कि ये काम कैसे होगा। लेकिन जब हम उसको समझते हैं, एक उसमें समूह में हम एक आपसी साझे के द्वारा किसी भी काम को करते हैं, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें आसान होने लगती हैं। पारदर्शिता बनाए रखना भी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों को DILRMP में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ या हेर-फेर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य ही यहाँ पे पारदर्शिता रखना है। तो कोई भी अगर इस तरह की उन चीज़ों से छेड़छाड़ की जा रही है, कोई भी हेर-फेर वहाँ पे हो रही है, उन जो उपकरण हैं वहाँ पे उनको जो है उनको तोड़-फोड़ किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। तभी हमें वो पारदर्शिता मिलने में हम जो है सफल होंगे और ये कार्यक्रम भी इस तरह से अपनी जो इनका उद्देश्य है उसको पा सकेंगे। उन्हें भूमि सर्वेक्षण,
डिजिटलीकरण, सत्यापन और शीर्षक की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। तो इस तरह केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस चीज़ को, जो डिजिटलीकरण है, भूमि सर्वेक्षण है, जो हमारा सत्यापन है, शीर्षक की से संबंधित जो प्रक्रियाएं यहाँ पे हैं, उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही का सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। सिर्फ कार्यवाही से ही यहाँ पे काम नहीं चलेगा जब तक कि वहाँ पे जवाबदेही ना हो, क्योंकि जवाबदेही वहाँ पे नहीं रहेगी तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा, वो कुछ भी वहाँ पे फेरबदल, हेर फेर, तोड़ फोड़ कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से उस पारदर्शिता को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना यहाँ पे अति आवश्यक है। उन्हें किसी भी विवाद को हल करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने की भी आवश्यकता है। देखिए, ये तो हमने माना कि कोई भी विवाद है तो हमारे पास जो है कानूनी प्रणाली है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट में, न्यायालय में हम यहाँ जा सकते हैं, हमारे पास वैकल्पिक समाधान है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम अगर आते हैं, इस तरह का अगर कुछ रखा जाता है सरकार और राज्य सरकार और केंद्र द्वारा, तो वहाँ पे एक बॉडी वहाँ पे बनाई जाती है कि जो कि इस तरह के शिकायतों का निवारण कर सके। इस तरह का तंत्र वहाँ पे जो है बनाने की भी आवश्यकता है। पर्याप्त संसाधन और क्षमता जुटाना भी यहाँ पे उतना ही आवश्यक है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों को DILRMP के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन, कर्मचारी, उपकरण और बुनियादी ढांचा आवंटित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा कि बस जागरूक कर दिया, वहाँ पे पारदर्शिता को सुनिश्चित कर दिया, कैसे वहाँ पे चीज़ों को रोका जाएगा। तो ये उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक पर्याप्त धन, उपकरणों, कर्मचारियों का उस चीज़ में उनको शिक्षित करना, बुनियादी ढांचा यहाँ पे आवंटित करने की अति आवश्यकता है। उन्हें भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उपयोग पर संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने की भी आवश्यकता है। तो ये जो भूमि अभिलेख प्रबंधन के आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के साथ साथ उनके उपयोग के साथ साथ यहाँ पे जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाए और उनकी क्षमता प्रदान करने की भी यहाँ पे आवश्यकता है। वे दक्षता और सुविधा बढ़ाने के लिए सेवा वितरण के सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड का भी लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, इस तरह की जब उनको प्रशिक्षण मिलेगा, उनको यहाँ पे क्षमता प्रदान की जाएगी, तो इस तरह से एक दक्षता और सुविधा बढ़ाने के लिए भी यह सेवा वितरण के सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड का भी वो लाभ उठा पाएंगे। अब मैं बताना चाहूँगी, इसमें हितधारकों के बीच जागरूकता और भागीदारी पैदा करना भी एक अहम यहाँ पे वो उसका देखा जाएगा इम्पैक्ट, क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकार जब इस कार्यक्रम DILRMP के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता और संवेदीकरण पैदा करने की जो आवश्यकता है, उसको यहाँ पे अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर से इस चीज़ का जो है हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। उन्हें स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करके इस कार्यक्रम के बारे में अपनी आशंकाओं या गलत धारणाओं को दूर करने की भी यहाँ पे आवश्यकता है। उन्हें भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। तो केंद्र और राज्य सरकार इस पर भी काम कर सकते हैं कि कैसे हम अपने हितधारकों को, जो भी हमारे जितने भी ये लोग हैं, हमारे किराएदार, मकान मालिक, भूस्वामी, जितने भी हमारे ये सब हैं हितधारक, उनको भी जागरूक करना, उनके अंदर संवेदीकरण पैदा करना यहाँ पे इनके लिए अति आवश्यक है। उन्हें एक स्पष्ट जानकारी, सटीक जानकारी इसके माध्यम से, DILRMP के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनकी जो आशंकाएं बनी हुई हैं, जो उनकी गलत धारणाएं हैं, उनको दूर करने में यहाँ पे ये सफल हो पाए। उन्हें भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की प्रक्रिया में भी जो उनकी भागीदारी है उसको प्रोत्साहित करने की यहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमने देखा कि कैसे इसका जो है डिजिटलाइजेशन, अगर ये तकनीकी हमारी आधुनिकीकरण तकनीक अगर आ जाती है तो इससे हमें कितना फ़ायदा होगा।
और जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन चुनौतियों को यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय द्वारा इसको जो है दूर किया जा सकता है। जागरूकता के द्वारा यहाँ पे कुछ इस तरह के कदम उठा के जवाबदेही वगैरह सुनिश्चित करके इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। तो भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण ने जो यहाँ पे बदल दिया है कि भूमि अभिलेखों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, दक्षता, पारदर्शिता और सार्वजनिक सशक्तिकरण में ये सुधार होता है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित यहाँ पे किया गया है, भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। ये चल रही कठिनाइयों के बावजूद बुनियादी ढांचे, डिजिटल साक्षरता और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में चल रहे निवेश के साथ एक पूर्ण और भरोसेमंद डिजिटल भूमि प्रबंधन प्रणाली संभव होगी। लाखों भारतीय भूमि रिकॉर्ड में डिजिटल क्रांति से लाभान्वित होने के लिए खड़े हैं, जो शासन में सुधार करता है और भूमि प्रशासन प्रणाली में जनता के विश्वास को भी यहाँ पे बढ़ाता है। तो इस तरह की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को दूर करना, इन चीज़ों में हमारा जो केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय का होना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम इन सबको जो है इसके द्वारा हम यहाँ पे पा सकेंगे और जो इनमें कमियां हैं उनको हम यहाँ पे दूर कर सकेंगे। लोगों में इस चीज़ की जो आशंकाएं और जो पहले की प्रथाओं से उनकी धारणाएं बनी हुई हैं, उनको दूर करने में यह कहीं ना कहीं जो है फ़ायदेमंद रहेगा। इससे हमारे जो लाखों भारतीय भूमि रिकॉर्ड में जो डिजिटल क्रांति जब आएगी तो उससे काफ़ी लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे। जो शासन में यहाँ पे इससे सुधार मिलेगा। कहीं ना कहीं जो ये समाधान के लिए इसी में जो तंत्र बनाए जाएंगे, उनकी शिकायतें सुनने के लिए अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे न्यायालय को भी वहाँ पे मदद मिलेगी। भूमि प्रशासन प्रणाली में जनता का यहाँ पे विश्वास बढ़ेगा। तो यह इस तरह से जो है हम लोग इन जागरूकता के द्वारा, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा और ये जो नीतियाँ यहाँ पे बनाई गई है सरकार द्वारा, तो इस तरह हम जो है हमारा जो पहले से चला आ रहा ये जो कागज़ी जो वो है उसको हम डिजिटाइजेशन में यहाँ पे बदल सकते हैं। और इसीलिए इसके लिए यहाँ पे सिफारिशें भी ज़रूरी हैं, हमारे कैसे हम इसको तकनीकीकरण और इससे हम बढ़ा सकते हैं भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को। धन्यवाद। Hi, my name is Gillette Sam, and I teach sociology at IIT Kanpur. Today, I want to tell you a little bit about what sociology is. In order to go ahead and study sociology, one of the things you need to develop is a sociological way of thinking. Now, this capacity to think in a sociological manner was termed as the sociological imagination by an American sociologist called C. Wright Mills in 1959. He argued that in order to think in a sociological manner, you should be able to have two different skill sets. The first skill set would require you to have the capacity to think beyond the problems that individuals face. So if you encounter a problem that some one individual is facing, you should be able to connect it to a broader public problem. Mills gave the example of people in his neighborhood. He says, if there is one person who is unemployed in the neighborhood, that seems to be an individual problem. But as a sociologist, you're expected to dig around a little. So you come across a couple of other people in your neighborhood who are also unemployed. That indicates to you that rather than being a specific problem, there is a larger public issue at hand. So as a sociologist, you're supposed to look at individual problems and see how they are connected to broader public issues. The second capacity that you're expected to develop as a sociologist is the capacity to link an individual's biography
with history. Historical thought may not come to you as the first thing that's connected to sociology, but it plays a pretty important role in the field. So Mills argues that rather than looking at a problem in the here and now, it's important to trace that long historical trajectory that may be connected to this individual problem. Let me give you an example from India, right? Let's say you look at the women in your family. Let's see at what age do they get married. So you may see that your sibling is getting married at the age of 25. Go back one generation. At what age did your mother get married? You may find that she got married a little younger, let's say 21. Go back another generation. At what age did your grandmother get married? You may find that she got married even younger, 18 or possibly even younger than that. So this capacity to see how the history of a family then influences the age at which your sibling got married, that is the capacity to bridge the biography of a person, or rather by a biography, we can also think of the biography of a particular problem with history. What has happened in the past? How is that connected to this individual or this problem in the present? Thank you.